हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर तथा इकाई सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम ठोसों में संकुलन पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम पार्ट 2, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ठोसों में संकुलन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ठोसों में संकुलन क्या होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में ठोसों की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो एकदम अत्यंत पास पास स्थित होते हैं, फिर द्रव का थोड़ा सा दूर में और गैस का अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। तो ठोसों में संकुलन यही है। प्रत्येक अवयवी कण यह चाहता है कि वह अपने निकटतम अवयवी कण से बहुत ही नज़दीकी दूरी बनाकर रखे, यानी वो एक दूसरे के साथ सट के रहना चाहते हैं। इतना सट के रहना चाहते हैं कि वो ये कोशिश करते हैं कि कम से कम रिक्त स्थान उस संकुल में बचे जिस संकुल में इन लोग रहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ठोसों के संकुलन के कितने प्रकार होते हैं। ठोसों के संकुलन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक विमीय घनिष्ठ संकुल, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। सेकेंड है द्विविमीय घनिष्ठ संकुल यानी कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। एंड थर्ड है त्रिविमीय घनिष्ठ संकुल यानी कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो जो द्विविमीय घनिष्ठ संकुल है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्गीय संकुल और दूसरा होता है षटकोणीय संकुल। सबसे पहले एक विमीय घनिष्ठ संकुल के बारे में जानते हैं। एक विमीय घनिष्ठ संकुल यानी कि 1 डायमेंशनल, इसे टाइप ए कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी अवयवी कण हैं वो एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं, बिल्कुल लीनियर अवस्था ये बनाते हैं, जिनमें एक परमाणु दूसरे से, दूसरा परमाणु तीसरे से अटैच्ड होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई एक परमाणु या फिर कोई एक अवयवी कण पास के 2 अवयवी कणों से घिरा हुआ है। तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। कितना रो होता है? 1 रो में। अगला है द्विविमीय घनिष्ठ संकुल। द्विविमीय घनिष्ठ संकुल में पहला वर्गीय यानी कि स्क्वायर शेप का जो होता है वो इस प्रकार से होता है। इसे टाइप ए के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यह एक पहला रो है और ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। इसमें यदि किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का अवयवी कण का हम बात करें तो वह 1, 2, 3 और 4 अवयवी कणों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय का देखें तो षटकोणीय को हम लोग ए टाइप के नाम से जानते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहला रो ए, दूसरा रो बी, तीसरा रो ए, चौथा रो बी। तो इसमें आप किसी भी एक पर्टिकुलर अवयवी कण को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयवी कणों से क्या है? घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं त्रिविमीय घनिष्ठ संकुल के बारे में। त्रिविमीय घनिष्ठ संकुल यानी कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे क्या है? पहला है वर्गीय या फिर हम इसे घनीय भी कह सकते हैं, जिसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगला है षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे वर्गीय को समझते हैं। आपको यह चित्र थोड़ा सा उलझन भरा दिखाई दे रहा होगा, किंतु यदि हम इसके सेंटर पॉइंट को लेकर के उसके इर्द गिर्द के परमाणुओं अथवा अवयवी कणों को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से संरचना उभर करके आती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका जो सेंटर में जो परमाणु है उसके इर्द गिर्द कितने परमाणुओं की संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 परमाणुओं की संख्या है। अतः इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। इसे हम लोग ABC टाइप के नाम से जानते हैं और एग्जाम्पल है इसके लिए NaCl। इसमें अगला जो आता है वो AAA टाइप वाला भी होता है, लेकिन ये हमको अभी नहीं पढ़ना है।
तो अगला है षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल HCP। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि षटकोणीय मतलब कि 1 2 3 4 5 एंड 6 एटम के बीच में 1 एटम मौजूद है और उसके जस्ट नीचे में 1 2 3 एटम है। इन 3 एटम और इन 3 एटम के बीच में एक 6 एटम का फिर संकुल मौजूद है। तो यदि हम इस षटकोणीय स्ट्रक्चर को, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे निकाल के देखें तो हमको ये दिखता है कि यह परमाणु कितने परमाणुओं से घिरा हुआ होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड अपर में 1 2 3 एंड डाउन में 1 2 3। तो यहाँ से कुल ये 12 परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा। ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल बनता कैसे है? पहले तो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 1 डायमेंशनल मतलब कि 1 एक भुजा, 2 डायमेंशनल मतलब कि 2 भुजा एंड 3 डायमेंशनल यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है? 3 भुजा हो जाता है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशनल यहाँ पे होता है। अगला हम लोग देखते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। पैकिंग इफिशियंसी। क्रिस्टल जालक में घनिष्ठ संकुल, क्रिस्टल जालक में घनिष्ठ संकुल होने पर भी रिक्तियों के रूप में कुछ स्थान बच जाते हैं तथा कुछ स्थान अवयवी कणों द्वारा भरे हुए होते हैं। तो अवयवी कणों द्वारा घेरे गए कुल स्थान के प्रतिशत को संकुलन क्षमता कहते हैं। मतलब यहां सीधा सीधा स्पष्ट है कि मान लो ये एक संकुल है, ये क्या है? संकुल है और इसमें 4 अवयवी कण मौजूद हैं। तो 4 अवयवी कण एक निश्चित स्थान घेर रहे हैं संकुल के अंदर में, किंतु कुछ स्थान तो बच जा रहा है ना, ये किनारे किनारे वाला स्थान बच जा रहा है। तो ये जितना स्थान घेरा है उसी स्थान घेरने की प्रतिशत मात्रा को हम लोग संकुलन क्षमता कहेंगे। बाकी इसमें तो सभी स्थान को नहीं घेरा हुआ है, ये क्या है? अंतरकाशीय रिक्तियां हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये कितने प्रतिशत स्थान को इस संकुल का घेरा हुआ है। उसी प्रतिशत को निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। उस फार्मूला का नाम है प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता इज इक्वल टू होता है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन गुणा 100। या लिख सकते हैं, इसको मैंने पर्सनलाइज को फार्मुलेशन किया है, P इज इक्वल टू V अपॉन कैपिटल V, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू 100। जहां पे ये क्या है? अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन है और ये कुल आयतन है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जान लेते हैं कि SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। उसके लिए R यानी कि त्रिज्या का वैल्यू A/2 होगा एंड 2 निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? A होगी। अगला है BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें अवयवी कणों की संख्या 2, त्रिज्या R इज इक्वल टू √3/4 A एंड डिस्टेंस 2 निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी √3/2 A। तीसरा है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें अवयवी कणों की संख्या होगी 4, R इज इक्वल टू होगा A/2 एंड D इज इक्वल टू होगा A/√2। आप लोगों को ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब कि गोलों का आयतन कितना होता है? गोलों का आयतन 4/3 पाई r³ होता है। तो इन सारे वैल्यूज को लेकर के हम लोगों को चलना है, क्योंकि आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो किसकी प्रतिशत संकुलन क्षमता हमको ज्ञात करना है? अभी SCC के लिए संकुलन क्षमता हमको ज्ञात करनी है। जैसे कि मैंने बताया SCC के लिए R इज इक्वल टू कितना होता है? A/2 होता है। तो
ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, या ए क्यूब इज इक्वल टू 2r क्यूब इज इक्वल टू 8r क्यूब हो जाएगा। ये कुल आयतन होगा। ए का क्यूब क्यों लिए हैं, क्योंकि हम लोग अभी 3 डायमेंशनल के बारे में जान रहे हैं, जिसमें 3 विमाएं होंगी, एक ए होगा एंड सेकेंड ए होगा एंड थर्ड ए होगा। एक लेंथ को डिनोट करेगा और दूसरा ब्रेथ को और तीसरा हाइट को। तो 3 डायमेंशनल के लिए ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब होगा, इसलिए हम लोग ए क्यूब ले रहे हैं और ए क्यूब इज इक्वल टू होगा 2r क्यूब इज इक्वल टू 8r क्यूब। ये हो गया कुल आयतन। तथा अवयवी कण द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ अवयवी कणों की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब होगा। यदि यहाँ पे 2 रहता तो ये 2 से मल्टीप्लाइड हो जाता। तो हम लोग सूत्र में मान रखते हैं PE इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100 इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 100 अपॉन 8r क्यूब का ओनली 8 बचा, क्योंकि यहां से r क्यूब और r क्यूब क्या हो गया है, कैंसल हो चुका है। अब आगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 100/8, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 100/8 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 8/1 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1/8 हो जाएगा, जिससे 100 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 100/8 हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 22 से, तो 22 4 जा 88 अपॉन 7 3 जा 21 इंटू 100/8। तो यहाँ से 88 से कटेगा, 88 को 11 टाइम्स में एंड 8 को 1 टाइम्स में काटेंगे, तो 11 इंटू 100 इज इक्वल टू 1100 एंड 21 का 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 21। तो हम लोग देखते हैं कि 1100 यानी कि 1100/21 का आंसर आता है 52.38%। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। किसके लिए, एससीसी के लिए संकुलन क्षमता का आंसर क्या है, 52.38%। ये स्थान घेरता है इस इकाई सेल में। इस इकाई सेल में जो एक परमाणु होता है वो इतना स्थान घेरता है, और बाकी का कितना बच गया, बाकी का बच गया 47.52% क्या रहता है, खाली रहता है। ये रिक्तिका या रिक्तियां, जो अंतरकाशीय रिक्तियां होती है उसका परसेंटेज है, और ये स्थान जितना स्थान घेरा अवयवी कण ने उसका परसेंटेज है। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये a इज इक्वल टू यहाँ पे 2r क्यों आया है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2r क्यों आया है। a इज इक्वल टू 2r इसलिए आया है क्योंकि यदि यह परमाणु है और ये एक परमाणु है, तो परमाणु की ये त्रिज्या हो गई इतना तक, और इस परमाणु के लिए त्रिज्या हो गई इतना तक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, a लेते हैं। तो ये क्या हुआ, 1r और 2r, तो a इज इक्वल टू 2r ये होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, अभी हमने देखा एसीसी के लिए, आगे देखेंगे बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता। तो यहाँ पे हम लोग a इज इक्वल टू 4/3r लेंगे, 4/√3r लेंगे, क्योंकि r इज इक्वल टू √3a/4। याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे a अंडर रूट में नहीं रहेगा, ओनली √3 रहेगा, 3 ही अंडर रूट में रहेगा, a नहीं रहेगा। और कभी भी a को अंडर रूट में नहीं डालना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार a क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, फिर वही बात है कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल है इसलिए a क्यूब लेंगे। तो a क्यूब इज इक्वल टू 4/√3r का होल क्यूब आ जाएगा ना यहाँ पे। ये क्या हो गया, कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम आ गया। तथा अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना होगा, 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। वहां पे मैंने बताया था कि 4/3 पाई r क्यूब क्या होता है, गोले का आयतन होता है, और वहां पे अवयवी कणों की संख्या 1 थी, इसलिए हम लोग ओनली 4/3 पाई r क्यूब लिए थे। और यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या क्या है, 2 होती है, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब लेंगे।
तो इस प्रकार सूत्र से पी ई इज इक्वल टू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इज इक्वल टू 100 में वैल्यू को रखने पर पी ई इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 4/√3 आर का होल क्यूब। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो 2 4 जा 8 हो गया अपॉन 3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 100 यहाँ पे आ गया। यहाँ से भी क्या हो गया, ये और इसका ये कट जाएगा, आर के लिए कटेगा, इसके लिए नहीं कटेगा ना, तो याद रखना। उसके बाद क्या होगा, 4 का क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो √3 का क्यूब कितना होगा, 3√3। आगे जब यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 8/3 22/7 इंटू 3√3/64। फिर वही बात है कि इसको हम लोग जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, इसका जो अंश है वो हर में और हर जो है अंश में बदल जाएगा इंटू करने पर, और यहाँ से वही हुआ है इंटू 100। तो फिर क्या होगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कटा, यहाँ से 8 टाइम्स में कटेगा 64 से, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ओनली 8 बचेगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 56 आएगा, एंड 22 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 से, तो 22 √3 आ गया, इंटू 100 का 100 डाल दिए। फिर उसके बाद क्या है कि 22 इंटू 1.732 इंटू 100, तो यहाँ पे 1.732 कहाँ से आया, 1.732 वैल्यू है √3 का। √3 इज इक्वल टू कितना होता है, 1.732, याद रखना है। तो अब इस पूरे को जब हम लोग मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आता है 3810, 3810.4 अपॉन 56 इज इक्वल टू 68.04%। ये आ गया आंसर। बुक में इसका एकदम स्पष्ट कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको स्पष्ट कैलकुलेशन कराया है, वहां पे केवल डायरेक्टली आंसर को ला दिया है और बीच में क्या किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं। अगला ये है एफसीसी के लिए। एफसीसी, यहाँ पे एफसीसी के लिए मैंने बताया था कि आर इज इक्वल कितना होता है, a/2 √2। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू होगा 2 √2 r। वैसी a का क्यूब फिर 3 डायमेंशनल वाला बात है, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 √2 r का होल क्यूब। यहां पे फिर आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 √2 r क्यूब का जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होता है कि √2 इंटू इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, सॉरी 2 आ जाता है, तो 2 2 जा 4, और 4 का क्या होगा, फिर से मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16, और √2 बच जाएगा, तो √2 यहाँ पे आ गया, और r के लिए r क्यूब। तो यहाँ पे a क्यूब का कितना आ गया वैल्यू, a क्यूब इज इक्वल टू आ गया 16 √2 r क्यूब। ये क्या हो गया, कुल आयतन हो गया किसका, इकाई सेल का। इकाई सेल का कुल आयतन ये हो गया। अब इसके लिए हम लोग अवयवी कण कितना आयतन घेर रहा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आ गया अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे ये 4 क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। किसमें, एफसीसी में। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इस प्रकार यहां से भी यदि सूत्र में मान रखेंगे पीई इज इक्वल टू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इंटू 100 में, तो पीई इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 16 √2 r क्यूब इंटू 100। तो यहां से क्या होगा, 4 4 जा 16, और पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, हाँ 4 4 जा 16/3, और इंटू 22/7 इंटू 100। यहां से भी वही बात है, r क्यूब एंड r क्यूब कट जाएगा। आगे बचा 16 √2, तो आगे 16/3 ये हो गया 22/7 इंटू 100/16 √2, क्या है, वही आंसर वाला बात है, ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, अब 16 को और 16 को हम लोगों ने कैंसिल करा दिया, फिर क्या होगा 22 इंटू 100 इज इक्वल टू 2200 अपॉन 7 3 जा 21 √2, यहाँ पे बचा हुआ है इतना को ले लेंगे। फिर क्या होगा 2200/21 √2 इज इक्वल टू
2200 अपॉन 21 इंटू 1.414, ये किसका वैल्यू हो गया? √2 का वैल्यू हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 2200 अपॉन 29.694। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 70.08%। ये आंसर है। तो मैंने सबके लिए यहाँ पे चित्र बना रखा है। एफसीसी के लिए आप लोग इस फिगर को बनाइएगा और तो बीसीसी के लिए आप लोग इस फिगर को बनाइएगा और सिंपल क्यूबिक सेल के लिए आप लोग इस इमेज को बनाइएगा। तो ये तीनों इमेज आपको बनाना है अलग अलग के लिए। और कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। ए का वैल्यू क्या है वो स्पष्ट हो गया और आर का वैल्यू क्या है वो भी स्पष्ट हो गया होगा आपके लिए। आर मतलब कि किसी भी एटम की त्रिज्या होती है वो, यानी कि रेडियस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने संकुलन के बारे में पढ़ा, संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है? आगे आप लोगों को पढ़ना है रिक्तियों के बारे में, चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में। आज मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा बोल रहा था, किंतु वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन उससे मिल जाएगी और वीडियो को आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।